नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अजय खरडे। आज हम देख रहे हैं यूपीएससी सिविल सेवा प्रधान परीक्षा में यानी कि मुख्य परीक्षा में जो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 है, उसमें जो 2014 से 2019 तक भारतीय संस्कृति पर जो प्रश्न आए हुए हैं उनका हम सिलसिलेवार विश्लेषण करेंगे, ईयर वाइज विश्लेषण करेंगे और प्रश्न को कैसे समझे, उसी के साथ में उत्तर कैसे लिखे और ये सांस्कृतिक जो पार्ट है, भारत की प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसको किस तरह से समझ ले, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सामान्य अध्ययन 1, प्राचीन भारत का इतिहास, संस्कृति एवं कला। यूपीएससी प्रधान परीक्षा यानी कि सिविल सेवा जो मुख्य परीक्षा होती है, उस परीक्षा में प्रश्न पत्र को कैसे समझे जाए, जो सवाल पूछे जाते हैं उनको किस तरह से हम समझ ले, प्रश्न की मांग को कैसे समझे और उसमें उत्तर क्या लिखे, इस बारे में हम सिलसिलेवार सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2, सामान्य अध्ययन 3 और सामान्य अध्ययन 4 यानी कि सीसेट नहीं, इथिक्स, इन सभी प्रश्न विषयों पर 2014 से अभी तक जो भी प्रश्न पत्र आए हुए उनका हम घटक वाइज, टॉपिक वाइज एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला आज हम शुरू कर रहे हैं भारतीय यानी कि सामान्य अध्ययन 1 में भारतीय विरासत और संस्कृति, ये जो घटक है इस पे हम आज बात करेंगे। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। ये भारतीय विरासत और संस्कृति में यानी जो सिलेबस दिया गया है उसमें सबसे पहले दिया है भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक। ये देखिए, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक यानी कि मॉडर्न इंडिया तक का पार्ट इसमें कवर किया गया है। किन किन चीज़ों को कवर किया है? कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला, इनके मुख्य पहलू शामिल होंगे। तो हमें भारतीय संस्कृति का जो घटक पढ़ना है, इसकी तैयारी करने हैं। इसमें हमें कला, साहित्य और वास्तुकला, इन सभी चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा। आज हम इसी पे, ये जो पहला टॉपिक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक दिया गया है, दूसरा घटक जो दिया गया है सिलेबस में 18वीं सदी से लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास। यहाँ पे 18वीं सदी के लगभग मध्य यानी कि 1757, ये यहाँ से ये शुरू होकर आधुनिक काल तक का जो इतिहास है, इसमें महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय, इन 3 चीज़ों पर प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। महत्वपूर्ण घटनाएं कैसे? जैसे कि जैसे कि बक्सर की लड़ाई हो, प्लासी का युद्ध हो, 1857 का उठाव है, उसके बाद में वंगभंग आंदोलन है। इस तरह से जो इस पूरे आधुनिक भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाएं जो है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। व्यक्तित्व में जैसे हम राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, ऐसे जो भी हमारे इतिहास के जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है उनके बारे में हमें पढ़ना है। और विषय में जैसे कि राष्ट्रीय सभा है, होम रूल आंदोलन है, उसके बाद में जैसे कि असहकार आंदोलन है, सविनय कायदे भंग, ऐसे जो अलग अलग विषयों पर हमारा घटनाएं जो घटित होती रही है, इनको हमें समझना है। तो इस तरह से इनका हमें विभाजन करना पड़ेगा। और स्वतंत्रता संग्राम, ये तीसरा घटक है। इसमें भी विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान, इस बारे में हमें इसमें पढ़ना है। और चौथा पार्ट है इसमें 1, 2, 3, 4, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन की प्रक्रिया कैसे चली, इस बारे में हमें इतिहास में देखना है। ये भारतीय विरासत और संस्कृति, इसके साथ में ये इतना भारत के इतिहास के बारे में हमें पढ़ाई करनी है। तो इसमें अब हम सबसे पहले आज जो भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। ये जो पहला घटक है, इस पर अभी तक जो प्रश्न आए हुए हैं उनका हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो विगत वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनका वेटेज देख लिए। 2019 में इस घटक पर एक प्रश्न आया हुआ है 10 अंक के लिए, 150 शब्द में हमें लिखना पड़ता है। 2018 में 20 अंक के लिए 2 प्रश्न है। 2017 में
10 अंक के लिए एक प्रश्न है। 2016 में 25 के लिए 2 प्रश्न है, यानी कि 12.5 अंक के लिए पूछे गए थे। 2015 में भी वही स्ट्रैटेजी थी, 2 प्रश्न थे 12.5 अंक के लिए और 25 अंक कुल, और 2014 में 30। यानी कि अगर देखा जाए तो इसमें कम से कम एक प्रश्न 10 अंक के लिए तो ज़रूर पूछा जा सकता है और उससे ज़्यादा 2 या 3 तक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण घटक है कि प्राचीन संस्कृति की जो है, भारत की जो प्राचीन भारत की संस्कृति का जो पार्ट है, कल्चर का जो पार्ट है, कला, साहित्य और वास्तुकला, इनको हमें थोड़ा सा बेसिक अच्छी तरह से देख लेना ज़रूरी है। तो चलिए हमें अभी सबसे पहले 2019 के जो प्रश्न था इसको हम समझते हैं। 2019 में जो प्रश्न पूछा गया था, मैंने यहाँ पे कोई प्रश्न पत्र का स्क्रीनशॉट भी जोड़ा हुआ है और साथ ही में मैंने आपको पढ़ने में सहूलियत हो इसलिए उसको नीचे टाइप भी कर रखा है। गांधारी कला में मध्य एशियाई एवं यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों को उजागर कीजिए, ये प्रश्न है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले इस बात को समझना है कि गांधारी कला क्या है। ठीक है, जब तक आप इससे नहीं समझोगे, प्रश्न पत्र का अगर उत्तर लिखना चाहते हैं आप, तो आपको सबसे पहले गांधारी कला के बारे में लिखना पड़ेगा, कम से कम 2-3 लाइन। और हमें प्रश्न जो है 150 अंक में शब्द में लिखने हैं, उससे ज़्यादा लिखना नहीं है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे गांधारी कला जो है उसका इंट्रोडक्शन हमें कम से कम 2-3 लाइन में देना पड़ेगा। जैसे कि गांधारी कला एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कला है और ये गांधार शैली की मूर्तियों को जो शुरुआत हुई थी पहली शती से लेके 4वीं शती तक में इस शैली का वो एक प्रभाव बढ़ा है। और ये जो कला है ये भारत में कुषाण काल जो है, कनिष्क के टाइम में ये ज़्यादा फली फूली है। यहाँ तक हमने उसका इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद में मध्य एशियाई एवं यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों को उजागर कीजिए, यानी कि गांधार कला है ये एक मूर्ति कला है और इसमें मध्य एशियाई जो कलाएँ है उसमें वो किस तरह से इसमें सम्मिलित है और उसी के साथ में यूनानी बैक्टीरियाई तत्व कौन कौन से है इसमें ये लिखना है। जब हम गांधार कला के बारे में पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे उसके विषय वस्तु पढ़ने के बाद में हमें समझ में आता है कि यहाँ पे जो कला थी इसमें जो विषय वस्तु थी ये भारतीय थी। जैसे कि गौतम बुद्ध के बारे में अलग अलग मूर्तियाँ बनाना और उसी के साथ में जो महायान पंथ है उस बारे में जो भी मूर्तियाँ बनी हुई है उन पे यहाँ पे डिस्कशन उसके मूर्तियों के बारे में यहाँ पे हमें चर्चा करनी है। और ये मध्य एशियाई तत्व क्या हो सकते हैं इसमें, हमें कनिष्क जो है, कुषाण जो राजा थे वो मध्य एशिया से भारत में आए हुए थे उस टाइम पे और उन्होंने इस कला को और गौतम बुद्ध के जो बौद्ध धर्म है उसको सपोर्ट किया था या उसको बढ़ावा देने की कोशिश की थी। तो उनकी जो कला होती है मूर्ति कला उसका यहाँ पे जिक्र करना चाहिए। उसके बाद में यूनानी बैक्टीरियाई, यानी कि जो बैक्टीरिया जो प्रांत है, एरिया है रोमन एम्पायर से रिलेटेड, उस इलाके में जो मूर्ति कला थी उसको हमें यहाँ पे लिखना है। हमें इसमें गांधार कला जो है मूर्ति कला, इसमें मध्य एशिया में से किन चीज़ों को हमने लिया है और रोमन में से क्या लिया है, बैक्टीरिया में से क्या, अपना यूनान में से क्या लिया है, इन चीज़ों को हमें लिखना है। तो इसमें जैसे कि विषय वस्तु तो भारतीय है लेकिन पर शैली जो है, कला की शैली रोमन शैली थी इसमें। और इस कला को कभी ग्रीक रोमन, ग्रीक बुद्धिस्ट, हिंदू यूनानी कला के नाम से भी जाना जाता है। इस जो कला है, ये मूर्ति कला है, इसकी खासियत ये है कि जो चित्रकारी होती है मूर्ति पे, मूर्ति जो बनती है उसमें सौंदर्य की ओर ज़्यादा फोकस किया जाता है वस्तु विषय के इसमें। और जो मांसपेशियाँ है शरीर पे उसको भी अच्छी तरह से बनाने की कोशिश की जाती है।
और सौंदर्य को मूर्त रूप दिया जाता है। और जो रोमन यूनानी देवता जो थे यूनानी देवता जो अपोलो थे, हम उसको सूर्य के देवता भी बोलते हैं। उस अपोलो की जो मूर्ति है, उस मूर्ति की जो झलक है वो गौतम बुद्ध की जो मूर्ति है उसमें लाने की कोशिश की गई है। उसी के साथ में रोमन एम्पायर के जो सम्राट ऑगस्टस थे, उसके बाद में ये रोमन कला का आविष्कार हुआ, तो उसके भी कुछ तत्व इसमें उजागर किए। तो आप इसको अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझ ले और वो यहाँ पे लिखने की कोशिश करें। तो ये यहाँ पे हमें सिर्फ इतना समझना है कि जो गांधार कला है इसमें यूनानी और रोमन और मध्य एशियाई तत्व कौन कौन से हैं, ये हमें यहाँ पे विस्तृत लिखना है। ये लिखने के बाद में हमारा काम पूरा हो जाता है। मैं आपको ये बात बता दूं कि 2019 में ये जो प्रश्न आया हुआ है, यही प्रश्न 2014 में भी एक बार यूपीएससी ने पूछ लिया है। सिर्फ इसका थोड़ा सा प्रश्न का जो स्वरूप है वो बदल दिया है, बाकी आंसर सेम लिखना है हमें। तो मैं आपको इस कला के जो मूर्ति है यह मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे गांधारी कला की जो मूर्ति है, यहाँ पे जो वस्त्र है वो भी बिल्कुल उसकी सिलवटें, धागे अच्छी तरह से क्लियर दिखने की कोशिश कर रहे हो। मूर्ति में सौंदर्य डालने की कोशिश की गई है और नाजुकता जो है वो यहाँ पे लाने की कोशिश की है। गौतम बुद्ध के जो बाल है वो घुंघराले बनाए गए हैं और पीछे एक प्रभामंडल बनाया गया है इस तरह से। और नीचे जो मूर्ति को खड़ा करने के लिए एक चौथरा बनाया गया है। तो ये जो पूरा अंग ढका हुआ यहाँ पे दिखाया गया है, तो ये उस जोग्राफिकल लोकेशन जो है रोमन, यूनान, मध्य एशियाई इलाके में जो मूर्तिकला फूली तो उसके तत्व यहाँ पे भारतीय जो घटक है उनमें सम्मिलित हुए हैं। तो हमें इस तरह से इसको प्रश्न को समझ लेना है। अभी 2018 में जो प्रश्न पूछा गया है, भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है। अभी जैसे हम प्रश्न पढ़ते हैं तो हमें ऐसे समझ में आता है कि हमने इतना कल्चर पार्ट पढ़ लिया, लेकिन इसमें कभी भी हमने इस फैक्ट बहुत पढ़ लिए, लेकिन ये बात हमने कभी पढ़ी नहीं, तो क्या लिखे। तो ये बिल्कुल सीधा और सरल प्रश्न है कि भारतीय कला यानी कि हमारा जो हेरिटेज है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी प्रश्न पूछा गया है, तो उसमें सेफगार्डिंग द इंडियन आर्ट हेरिटेज ऐसे लिखा गया है। तो हमारी जो कला विरासत है उसका संरक्षण आज समय की मांग है और आवश्यकता है, इस पे हमें चर्चा करनी है। मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ कि हमारा जो संविधान है, संविधान के जो मार्गदर्शक तत्व है, हमारे कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 में, उसमें ये बात 51 में लिखी गई है कि विरासत का सम्मान एवं संरक्षण करना ये हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है। अगर हम इस प्रश्न की शुरुआत वहीं से करते हैं और विरासत जो है हमारा हेरिटेज या हमारी हिस्ट्री हमारा वर्तमान के साथ साथ भविष्य भी बनाती है, इस तरह से हम थोड़ा सा इस प्रश्न की शुरुआत कर देते हैं, तो बिल्कुल ये एक अच्छी तरह से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसे हमें सिर्फ 150 शब्द में लिखना है, तो इजीली हम इसको लिख सकते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्या है, यही हमें लिखना है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है, भारत के इतिहास की पुनर्रचना में चीनी और अरबी यात्रियों के वृत्तांत का आकलन कीजिए। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ये पूछा गया है कि भारत के इतिहास की पुनर्रचना में हमें प्रश्न को समझना है। पुनर्रचना का मतलब क्या है कि इतिहास लेखन। जैसे हम प्राचीन भारत के इतिहास को हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले हम लिखते हैं कि साधन कौन कौन से हैं जिनके आधार पे हमारा इतिहास लिखा जा रहा है। और इसमें हमारे सिलेबस में जैसे कि ये एक टॉपिक है कि साहित्य, कला के स्वरूप, वास्तुकला और साहित्य। तो ये साहित्य पर आधारित प्रश्न है। चीनी और अरबी यात्रियों के वृत्तांत जो है ये साहित्य में आते हैं। और प्राचीन भारत के इतिहास में जो साहित्य है पर दूसरे देशों से आए हुए जो
विजिटर्स है, इतिहासकार है, उनके जो साहित्य उसके आधार पर हमारे भारत के इतिहास में किस तरह से उसका आधार बनाया गया है। तो यही यही हमको लिखना है यहाँ पे। जैसे अभी चीनी इतिहासकार है, इसमें हम बोल सकते हैं कि फाइहियान हो या फिर युआन स्वांग हो, इत्सिंग है, ये 2-3 ऐसे महत्वपूर्ण चीनी इतिहासकार है। और इन्हीं फाइहियान जब आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में, तो उन्होंने जो लिखा हुआ है उसमें उसने तत्कालीन भारत की जो सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी दी है। हमें ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि उन्होंने राजनीतिक स्थिति के बारे में कुछ लिखा नहीं है। और उन्होंने चंद्रगुप्त जो मौर्य है उनका राजप्रसाद के बारे में भी वहाँ पे वर्णन किया है। उसी के बाद युआन स्वांग जो हर्षवर्धन काल में आया था और उसने धर्मसभा जो हुई थी कन्नौज की, वहाँ पे उसने अटेंड की थी और क्षत्रियों के बारे में भी उन्होंने प्रशंसा की थी। और उसके युआन स्वांग ने जो हमारे वर्ण व्यवस्था के बारे में जो जानकारी दी थी, जैसे कि शूद्र और कृषक दोनों को वो एक सेम समझता था। तो ये चीज़ें हमारे इतिहास लेखन में ये उस तत्कालीन समाज को समझने में एक फ़ायदेमंद साबित हो रही है। इसी के साथ में जो इत्सिंग था वो जब भारत में आया तो उसने जो पिटक है, भारत जो बौद्ध धर्म के जो पिटक है उनकी प्रतियां वो लेके गया था। तो उसी का आधार हम लेके और उस वक्त का जो इतिहास है उसको हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये चीनी के बारे में हो गए। जैसे अरबी है, अल-बरूनी है, इब्न बतूता है, और ऐसे ही अब्दुल रज़ाक है। तो ये जो हिस्टोरियन है इन्होंने अपने भारत के बारे में जो लिखा हुआ है इसको हम अच्छी तरह से अपने इतिहास की रचना करने में यूज़ कर रहे हैं। तो हमें यही चीज़ें लिखनी है कि इन लोगों ने अपनी जो किताबें हैं, जैसे कि अल-बरूनी ने उस टाइम पे जो किताब लिखी थी तहकीक-ए-हिंद, उस किताब में उन्होंने अपने भारत के जो वर्णन किया हुआ है, महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ पर आक्रमण किया था तब ये उसी के साथ आया हुआ था। और उन्होंने उस वक्त जो भारत की स्थिति है उसका अच्छी तरह से ये किया है। और अपने भारत में जो ब्राह्मण हैं उनके बारे में भी अच्छी तरह से उसने जानकारी दी है। और ब्राह्मणों के अधिकार और जो वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय इनके अधिकार, इन बारे में भी डिस्कस किया। तो इस तरह से हमारा जो भारत का इतिहास है वो लिखने में हमें काफ़ी सहायता हुई है उस बारे इनके जो साहित्य से। तो हमें इस घटक की तैयारी करते समय अपने देश में जो भी बाहरी कोई साहित्यकार आया हुआ है, इतिहासकार आया हुआ है, उसके बारे में हमें थोड़ा, जैसे मार्को पोलो हो, प्लेटो हो, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के टाइम जो आया हुआ था उसका नाम मेगास्थनीस। तो इनके साहित्य को हमें थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ ले और उन्होंने अपने भारत के बारे में, भारत की जो सर्वसामान्य जनता है, कल्चर है, इसके बारे में क्या लिखा है, ये चीज़ें हमें समझ लेनी चाहिए। तो साहित्य पर कोई भी प्रश्न इस तरह से आता है तो हम उसको अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। हमें यहाँ पे सार लिखना है, वो यानी कि हमें जस्टिफाई करना है प्रश्न को, एक अच्छी तरह से ये लिखना है कि प्रश्न की मांग को पूरी करना है। तो यहाँ पे आकलन कीजिए करके बोला गया है। तो हमें ये नहीं लिखते बैठना है कि अल-बरूनी ने क्या क्या लिखा है या फिर अब इब्न बतूता ने क्या क्या लिख रखा है। एक समरी टाइप इन तीनों चारों या चीनी यात्रियों के नाम लिख दिए और इनके बारे में 2 लाइनें लिख दी, इन्होंने क्या क्या लिखा है। उसी के साथ अरबी जो है, अरबी यात्रियों के 2-3 नाम लिख दिए, उन्होंने क्या लिखा है और क्या बातें लिख रखी है उनकी किताबों में, वो लिख दिया। फैक्ट कम रखनी है और इसका हमारे इतिहास की रचना में किस तरह से फ़ायदा हो रहा है, इन चीज़ों को हमें ज़्यादा फोकस करना है। इस तरह से, क्योंकि 150 शब्द बहुत कम लिमिट होते हैं, तो हम अगर ज़्यादा लिखने की कोशिश करेंगे तो एक हमारा आंसर जो है ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। 2017 में जो प्रश्न पूछा गया था, आप इस विचार को गुप्तकालीन सिक्का शास्त्रीय कला की उत्कृष्टता का स्तर बाद में नितांत दर्शनीय नहीं है, किस प्रकार सही सिद्ध करेंगे। देखो, आपको यहाँ पे प्रश्न समझना है।
अगर आप पहली बार नहीं समझ रहे तो दूसरी बार फिर से पढ़ो। आप इस विचार को किस प्रकार सही सिद्ध करेंगे? आप इस विचार को किस प्रकार सही सिद्ध करेंगे कि गुप्तकालीन सिक्का शास्त्रीय कला की उत्कृष्टता का स्तर बाद में नितांत दर्शनीय नहीं है। ठीक है, यहाँ पे यह कहा गया है कि गुप्तकालीन सिक्का शास्त्रीय जब गुप्त काल जो शुरू होता है अपने भारत के इतिहास में ईस्वी सदी 300 से लेके 500 के आसपास तक, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें है यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक सिक्का उनके हर जो सम्राट थे, समुद्रगुप्त थे, स्कंदगुप्त थे, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, और ये सभी राजाओं ने अपने सिक्के बना के अपनी राजनीति का प्रचार और खुद का जो प्रभाव है वो दिखाने की कोशिश की है। तो सिक्कों के बारे में हमें सिक्कों के आधार पर ही इनकी इतिहास के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिलती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है। तो जब हम इन सिक्कों के ऊपर जो मैटर लिखे गए हैं या सिक्कों के ऊपर जो भी चीज़ें लिखी गई है, मूर्तियाँ बनाई गई है, उनकी तस्वीरें बनाई गई है, इनसे ज़्यादा उन सिक्कों की जो बनावट है, एक अच्छी क्वालिटी है, उसके आधार पर हम उस राजवंश की जो ऊंचाइयाँ है या फिर उस राजवंश की जो एक गिरावट है, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सिक्कों के आधार पर हमें जो गुप्त काल का जो राजवंश है उसका पतन कैसे हुआ ये हमें लिखना है। अगर हम सिर्फ सिक्कों के बारे में जानकारी लिख देंगे, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई सिक्कों के बारे में प्रश्न आए तो हमें जो भी नॉलेज है सिक्कों के बारे में लिख दो। जैसे कि हमें पता है कि जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसने जो सिक्के जारी किए उसमें राजा और रानी दोनों को वहाँ पे चित्र थे। उसके बाद में उनके जो बेटा था समुद्रगुप्त, उसने कुमार देवी और उनकी माँ कुमार देवी और उनके पिता उनके वहाँ पे चित्र बनाए। इस तरह से सिर्फ ये जानकारी देकर हम इसका सही जवाब नहीं लिख सकते। हमें यहाँ पे लिखना है कि ये जो उत्कृष्टता का स्तर है बाद में नितांत दर्शनीय नहीं, यानी कि शुरू में जो उत्कृष्टता थी उसमें गोल्ड अच्छा था और सभी चीज़ें क्वालिटी भी अच्छी थी, साइज़ अच्छी थी, वेट अच्छा था, उसका वज़न अच्छा था, ये सभी चीज़ें बाद में क्यों कम हो गई और इसकी वजह क्या थी? तो हमें यहाँ पे गुप्तकालीन जो शासन है उसका पतन जो हुआ है, गुप्त साम्राज्य का पतन जो हुआ है, उसके 2-4 रीज़न लिखने हैं और उन्हीं के साथ ये सिक्कों के जोड़ना है। क्योंकि गुप्त काल में जो उनके जो राजा थे जैसे स्कंदगुप्त थे, उसके बाद में ज़्यादा ये गुप्त काल टिक नहीं पाया। यहाँ पे अलग अलग जो हुन प्रशासक जो थे उन्होंने बार बार इनके ऊपर हमले किए और दूसरे भी जो ज़मींदार थे और सरंजामदार थे उन्होंने खुद के राज्य बना लिए और ये बिहार और नॉर्थ ईस्ट बंगाल तरफ सिर्फ सिमट के रह गए थे। तो इन्होंने आखिरी हमें पता है कि गुप्त काल को सुवर्ण युग बोला जाता है, गोल्डन ईरा बोला जाता है। इसमें आर्ट के बारे में, साहित्य के बारे में, संगीत के बारे में, इसमें भी इस पीरियड में बहुत अच्छा एक बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल कर आई है। लेकिन जो सिक्के बने थे शुरू में बहुत ही हेवी सिक्के थे, गोल्ड के थे, और आखिरी दिनों में इन्होंने क्या किया कि सोने के सिक्कों में बाकी धातु जो होते हैं, मेटल होते हैं, वो मिलाकर सिक्के बनाने की कोशिश की। क्योंकि उनके पास धन की कमी हो गई, बाद में लड़ाइयाँ भी लड़नी पड़ी और व्यापार भी इनके डाउन हो गया। वहाँ पे जो बुनकर थे वो वहाँ से गांव छोड़कर दूसरी तरफ चले गए। ऐसे नहर जो वहाँ पे बनाई गई थी, हरिशेन ने बनाई थी वो नहर, उसमें भी बहुत सारा खर्चा लग गया ऐसे, और अकाल भी पड़े थे। ऐसे जो रीज़न है ये हमें लिखने हैं और आखिरी में ये लिखना है कि इसी वजह से उनका जो सिक्का था वो शुरू में जो प्योर गोल्ड का था उसमें मिलावटें होने लगी, उसकी साइज छोटी हो गई और उसके बाद भी गुप्त वंश जो है टिक नहीं पाया। इन्होंने अपनी जो मूर्तियाँ है वो भी गला के अपना प्रशासन चलाने की कोशिश की थी गुप्त राजाओं ने। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे लिखने हैं, ना कि सिक्कों के बारे में जानकारी। तो ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए।
2016 में भी दो प्रश्न आए थे। यहाँ पे बौद्ध धर्म की जो स्तूप कला है उसके बारे में ये बोला गया है कि ये जो स्तूप कला है लोकवर्ण्य विषय और कथानकों को चित्रित करते हुए बौद्ध आदर्शों की सफलतापूर्वक व्याख्या करती है। तो जो स्तूप है इसमें हमें बौद्ध के जो आदर्श है और उस समय जो कथानक चलते थे या फिर लोक कथाएं चलती थी उन बारे में हमें ये कैसे क्या उसको उसकी सफलतापूर्वक व्याख्या करते हैं। एक जो स्तूप है उसका अगर हम स्ट्रक्चर देख ले तो वो बौद्ध धर्म की सिखाई या फिर उसके आदर्श किस तरह से वहाँ पे सामने फोकस कर रहा है या फिर वहाँ से उभर कर सामने आ रही, ये चीज़ें हमें लिखनी है। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म में मोक्ष को जो है उसको माना गया है कि इंसान जो है अपने जो नियम का पालन करेगा उसके बाद उसे मोक्ष प्राप्ति होगी। और जो भी बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं उनको एक जो नियमों का पालन करना पड़ता है। और बौद्ध स्तूप जो बनता है उसमें बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते हैं उनके शव का जो पार्ट होते हैं वो वहाँ पे रखे जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले बौद्ध धर्म में जो स्तूप होता है उसमें अंड, ऊपर जो गोल अर्ध गोलाकार जो पार्ट बना होता है उसको अंड बोलते हैं। उसके ऊपर एक सीधी एक ये डंडी निकलती है उसको यष्टि बोलते हैं। और उसके ऊपर तीन अलग अलग चौराहा सा एक जाली सी बनी होती है उसको हर्मिका कहते हैं। और उसके ऊपर तोरण लगता है। फिर छत्र पे 3 पत्थर के डिस्क होते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो होती है ये बौद्ध धर्म के अलग अलग प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे जो गोलाकार गुंबद होता है वो भिक्षुओं के और जो वहाँ के जो भिक्षु होते हैं उनके अवशेषों को घेरता है और उसके चारों तरफ जो अनुयायी होते हैं वो वहाँ पे जाके उनका प्रदक्षिणा करते हैं। इस तरह से हर्मिका है। हर्मिका में भी एक बाड़ा की तरह वो काम करता है। पवित्र क्षेत्रों को बंद करने के लिए जो एक बाड़ बनती है या फिर हम कंपाउंड बनती है उसका काम करते हैं। और यष्टि जो है स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने का काम करता है मोक्ष प्राप्ति के लिए। और छत्र जो है इसमें भी जो 3 रत्न है बौद्ध धर्म के जैसे बुद्ध धर्म और संघ, इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरह से उन्होंने बौद्ध धर्म के जो आदर्श है उनको स्तूप से जोड़ा गया है। तो हमें स्तूप को ना सिर्फ एक वास्तु की हैसियत से देखना है, उससे हमें बौद्ध धर्म के आदर्शों को समझने की कोशिश करनी है। ये चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी है। आप इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो था विजयनगर कृष्णदेवराय, विजयनगर नरेश कृष्णदेवराय ने केवल स्वयं एक कुशल विद्वान थे अपितु विद्या एवं साहित्य के महान संरक्षक भी थे। विवेचना कीजिए। यहाँ पे ये बताया गया है कि एक विद्वान ही नहीं थे वो, तो विद्या और साहित्य के महान संरक्षक भी थे। तो कृष्णदेवराय जो है ये मेरे ख्याल से 15वीं-16वीं सदी के राजा है, साउथ इंडिया में थे। तो ये हमें मेडिवल हिस्ट्री जो है इससे जुड़ा हुआ साहित्य से आधारित प्रश्न है। और सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए साहित्य, विद्या और साहित्य के महान संरक्षक भी थे। तो कृष्णदेवराय की जो हिस्ट्री है वो जब हम पढ़ने जाते हैं तो एक महान राजा के रूप में ये हमारे सामने आते हैं। तो हमें इनका साहित्य में इनका क्या रोल था, विद्या में क्या रोल था, एजुकेशन और साहित्य में क्या रोल था, इन चीज़ों को हमें सिर्फ यहाँ पे लिखना है। वो तो विद्वान थे ही, खुद संगीतकार भी थे। तो साहित्य में उन्होंने जैसे कि कन्नड़ भाषा क्षेत्र में एक महान राजा है और उन्होंने तेलुगु जो साहित्य इसको अच्छी तरह से प्रोत्साहित किया था। इन्होंने अमुक्त माल्यद नाम की जो एक रचना की थी, ग्रंथ की। और इसी के साथ आप सभी को पता होना चाहिए कि तेनालीरामन जो है ये कृष्णदेवराय के ही दरबार में थे
और जो बुद्धिमान लोग थे बहुत सारे, जैसे कि नवरत्न थे, अकबर के टाइम पे नवरत्न थे, विक्रमादित्य के दरबार में भी नवरत्न थे, वैसे ये कृष्णदेवराय भी ऐसे लोगों की एक सलाहकार टीम रखते थे। तो ये चीज़ें जो साहित्य से रिलेटेड है, तो इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा अच्छी तरह से यहाँ पे लिखना है। 2015 में जो प्रश्न आए थे, यहाँ पे साइज़ बड़ी ना होने की वजह से आप पढ़ नहीं पाओगे, तो मैं इसको आगे ले जाता हूँ। प्राचीन भारतीय सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं से इस बात से भिन्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना परिरक्षित की गई है। टिप्पणी कीजिए। यहाँ पे हमें कंपैरिजन लिखना है कि जो एक समकालीन सभ्यताएं थी, ये चारों भारतीय, मिस्र की, मेसोपोटामिया और ग्रीस, इन चारों सभ्यताओं में से अभी सिर्फ भारत की जो सभ्यता है ये बची हुई है। तो ये किस वजह से बची हुई है ये हमें लिखना है, इनकी तुलना करनी है। क्योंकि अभी मिस्र की जो प्राचीन सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ग्रीस की सभ्यता है, ये एक तो ख़त्म हो गई, या फिर इन सभ्यताओं की जगह पे अभी दूसरी सभ्यताएं आ गई, जैसे कि इस्लाम आ गया वहाँ पे, या फिर क्रिश्चनरी आ गया। तो अलग अलग यहाँ पे बदल गए। और भारत में जो है प्राचीन सभ्यता जो है वैदिक काल से, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो कोई वहाँ पे कल्चर है या फिर नागरिकरण है, इन चीज़ों को अभी भी हम साथ में लेके चल रहे हैं। और हमारे उस वक्त जो हमारे देव देवताओं को हम पूजते थे, वही देव देवता आज भी है, जैसे कि सूर्य हो, वृक्ष, पशु पक्षी, इनकी भी आज पूजा करते हैं हम। और उसी के साथ में हमारी जो भाषा है और लिपि है, उस वक्त भी संस्कृत थी, और तमिल भाषा जो है इसको भी हमने अभी तक बचा के रखा है। तो ये सभी चीज़ें हमने जिस तरह से अभी तक निरंतर बनी हुई है हमारी प्राचीन संस्कृति की, और उसी की कंपैरिजन मिस्र, मेसोपोटामिया या ग्रीस की सभ्यताएं जो है अभी तक टिक नहीं पाई इतने सालों। तो ये हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न जो है, भारत की मध्यपाषाण शिलाकला। शिलाकला यानी, शिलाकला का मतलब ये है कि स्टोन से आधारित, जिसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा, इंग्लिश में जो शब्द है मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर, ठीक है। जो पत्थरों को काट के और उसको आर्किटेक्चर जो बनाया जाता है उसके बारे में बात की है। भारत की मध्य पाषाण काल शिलाकला न केवल उस काल के सांस्कृतिक जीवन को बल्कि आधुनिक चित्रकला से तुलनीय परिष्कृत सौंदर्य बोध को भी प्रतिबिंबित करती है। इस टिप्पणी का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो हमें उस कला को जो है सांस्कृतिक जीवन के साथ ही आधुनिक कला से भी कंपैरिजन करना है इसमें, मध्यपाषाण शिलाकला में। तो मध्यपाषाण काल में जो शिलाकलाएँ है, यानी कि रॉक कटिंग आर्ट जो है, जहाँ पे चित्रकारी भी की गई और पत्थरों को काटा भी गया है, तो जो भीमबेटका है उसके बारे में ये प्रश्न है। उसी के साथ में साउथ इंडिया में भी बहुत सारी गुफाएं बनी हुई है प्राचीन मध्य पाषाणकालीन, जहाँ पे इंसान को एक शुरुआती दौर था, उस पीरियड में जो हम पूरे के पूरे शिकारी रहते थे, घुमक्कड़ दुनिया थी अपनी, कभी सेटल नहीं होते। उस पीरियड में भी धीरे धीरे जब हमारे जो मध्य पाषाण काल में जैसे समूह बनाकर जब लोग रहने लगे, तब जो ये रॉक कटिंग पेंटिंग वाला जो काम है वो उस समय हुआ। भीमबेटका में बहुत लंबी पहाड़ी है, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि उस पीरियड में जो चित्रकारी बनाई गई थी वो आज तक बनी हुई है। और इसका कारण क्या है कि उन्होंने जिस तरह से उस ये चित्रकारी की है, वहाँ पे उनका शिकार करना है, और बालक के जन्म की चित्रकारी है, पशु पक्षी की चित्रकारी है, उत्सव है, युद्ध है, इनके चित्रण वहाँ पे किए गए। और वो प्राकृतिक यानी कि निसर्ग से जो पेड़ पौधे हैं, मिट्टी है, उनके कलर बना के उन्होंने बनाया है। तो उन्होंने उसको निरंतर बनाए रखने के लिए, और अभी तक वो क्यों नहीं मिट पाए हज़ारों सालों के बाद में भी, उन्होंने रॉक को कट करके
यानी कि जो गुफा है एक अंदर, यानी कि जो ऊपर से बारिश हो या फिर धूप हो वो ना लगे, इसलिए उन्होंने कटिंग करके अंदर की तरफ छाँव में रख उस जगह को रख के उसने बनाने की कोशिश की है। और आधुनिक चित्रकला से तुलनीय परिष्कृत सौंदर्य बोध को भी प्रतिबिंबित करती है। तो आज की जो चित्रकारी है, इस चित्रकारी में हम ज़्यादातर एक अपने बहुत ही अलग अलग विषय पर चलते हैं, लेकिन उस वक्त की चित्रकारी उस समय की संस्कृति, उस समय का जो समाज है या फिर जीवन यापन करने का तरीका है उसको दिखाती है। इस तरह से हमें यहाँ पे लिखना है और आप इसको और अच्छी तरह से इसको लिख सकते हैं। तो ये जो प्रश्न होते हैं जीएस में, प्राचीन भारत में या फिर किसी भी विषय में, उनमें सिर्फ प्रश्न को आप किस तरह से समझ रहे हैं, यही हमें सिर्फ ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपने प्रश्न को समझ लिया तो उसका उत्तर लिखने में भी आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। 2014 के जो प्रश्न हैं यहाँ पे पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है। नगरीय आयोजन और संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नागरीकरण में को निवेश प्रदान किए हैं। तो हमें यहाँ पे प्राचीन सिंधु सभ्यता में जो नगरीकरण था या फिर वहाँ पे संस्कृति थी और नगरीय आयोजन था, इसको आज भी हम किस तरह से आज के दिनों में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये चीज़ें हमें लिखनी है। या फिर पानी निकासी हो, इमारतों का बनाना हो, सार्वजनिक पब्लिक बाथरूम हो, ये सभी चीज़ें उस टाइम पे चल रही थी, आज भी हम उनका यूज़ कर रहे हैं, उस तरह से स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और उस वक्त की जो संस्कृति थी, जैसे कि मनोरंजन वाली बातें हैं या फिर बच्चों के खिलौने की बातें हैं, और वहाँ पे जो मूर्तियाँ बनाई गई थी, मूर्तियाँ मिली है, ये सभी चीज़ें आज भी हम उसका थोड़ा सा तरीका बदला है, लेकिन अब आज भी हमारा जीवन यापन उस शहरीकरण से जुड़ा हुआ है। वो आज तक हम निरंतर इन चीज़ों को कैसे बनाए रखे हैं, ये चीज़ हमें लिखनी है। तो बहुत ही सरल है। सिंधु सभ्यता के बारे में अभी तक एक ही प्रश्न आया, 2014 में आया था ये प्रश्न। तो अभी सिंधु सभ्यता के बारे में प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है, तो इसको और अच्छी तरह से आप सभी पहलुओं को अच्छी तरह से देख लीजिए। ये गांधार मूर्ति कला जो है, ये देखो, रोमवासियों की उतनी ही ऋणी थी जितनी कि वह यूनानियों की थी। तो ये प्रश्न हमारा 2019 में रिपीट हुआ है। इसका सेम, सिर्फ थोड़ा सा वर्डिंग चेंज हुआ है, बाकी उसका आंसर हमें सेम ही लिखना है। तो हमने इस पर आज इससे पहले डिस्कस कर लिया है। उसके बाद में 2014 का जो प्रश्न है, आखिरी मैं बात कर रहा हूँ, तक्षशिला विश्वविद्यालयों में से एक था जिसके साथ विभिन्न शिक्षण विषयों के अनेक विख्यात विद्वानी व्यक्तित्व संबंधित थे। उनकी रणनीतिक अवस्थिति के कारण उनकी कीर्ति फैली, लेकिन नालंदा के विपरीत उसे आधुनिक अभिप्राय में विश्वविद्यालय नहीं समझा जाता। चर्चा की दी है। यहाँ तक जो है, देखिए, यहाँ तक जो मैटर है, ये तो एक जानकारी दी गई है। तक्षशिला विश्वविद्यालयों में से एक था जिसके साथ विभिन्न शिक्षण विषयों के अनेक विख्यात विज्ञानी, जैसे कि विभिन्न शिक्षण विषय जो है उस वक्त वहाँ पे वेद हो गया, अष्टादश, दर्शन, व्याकरण, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आयुर्वेद में फोकस था। तो ये सभी उस वक्त की जो विद्याएं थी उनमें वहाँ पे शिक्षा होती थी और विद्वानी व्यक्ति भी संबंधित थे। बहुत सारे जो विद्वानी व्यक्ति है, जैसे कि हम जानते हैं कौटिल्य, यानी कि अर्थशास्त्र के जो लेखक है कौटिल्य, चाणक्य, उन्होंने वहीं पे ये ग्रंथ लिखा हुआ है। उन्हीं के साथ में चंद्रगुप्त है, पणिनि है, प्रसेनजीत है, ये जो बड़े बड़े राजा है वो वहीं से शिक्षा प्राप्त करके है। तो इनके बारे में भी यहाँ पे बोला गया है। तो ये तो अभी नॉलेज बेस हो गए, यानी कि हमें इस यहाँ पे तक्षशिला के बारे में उसका इम्पोर्टेंस बताया गया है। लेकिन प्रश्न क्या है, उनकी रणनीतिक अवस्था के कारण उनकी कीर्ति फैली, जो भी लोग थे उनकी कीर्ति फैली, लेकिन नालंदा के विपरीत उसे आधुनिक अभिप्राय में विश्वविद्यालय नहीं समझा जाता।
तक्षशिला को विश्वविद्यालय क्यों नहीं माना जाता आधुनिक समय में, ये हमें सिर्फ यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले कि हमें थोड़ा उसके बारे में अगर हम पढ़ना शुरू करें, नालंदा और तक्षशिला के बारे में अगर हम पढ़े तो हमें तुरंत ये बात क्लिक हो सकती है कि तक्षशिला जो है ये कोई एक केंद्रीय स्थान नहीं था। ये एक विस्तृत भूभाग में फैला हुआ एक लोकेशन था, ज्योग्राफिकल लोकेशन, जहाँ पे दुनिया के अलग अलग जगह से लोग आके वहाँ पे पढ़ाई करते थे। और वो जो अलग अलग विषयों के जो आचार्य या विद्वान थे वो वहाँ पे अपने अपने विषय के लिए खुद आश्रम बनाते थे, और जो छात्र थे वो उनके पास जाते थे। यहाँ पे ऐसा कोई एक ही सेंट्रल बिल्डिंग है और उसी में सब कुछ चलता है, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे शिक्षक भी नहीं थे वेतनभोगी, और वहाँ पे कोई ऐसा सिलेबस भी तय नहीं था कि इस सिलेबस को पढ़ाया जाएगा, और वहाँ पे कोई भी पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं था, और ना ही तो कोई सर्टिफिकेट वहाँ पे दिया जाता था। तो हर वहाँ पे जो भी बातें होती थी, एक ग्रुप बना, माहौल बना था वहाँ पे कि तक्षशिला में हर सब्जेक्ट की, हर विषय की शिक्षाएं मिलती है, इसलिए वहाँ पे हर विषय के आचार्य जो होते थे उनके खुद के आश्रम बना के बच्चों को पढ़ाते थे। तो आज के दिनों में ये विश्वविद्यालय नहीं माना जाए। और नालंदा जो है, नालंदा वहाँ पे एक खुद की इमारत थी, बिल्डिंग थी, और उसी के साथ में वहाँ पे खुद का एक बड़ी लाइब्रेरी भी थी, और स्टूडेंट एडमिशन भी लेते थे, और हज़ारों विद्यार्थी वहाँ पे आते थे। उनको रहने के लिए हॉस्टल था, पढ़ने के लिए क्लासरूम थे, उसी के साथ में जो आचार्य या फिर शिक्षक थे उनको वहाँ पे वेतन भी मिलते थे, उनके प्रधानाचार्य भी होते थे। तो एक तरह से वो विश्वविद्यालय की तरह काम करता था। तो ये चीज़ हमें सिर्फ यहाँ पे लिखने, 2-4 पॉइंट अगर हम तक्षशिला के बारे में लिख देंगे कि वो एक जोग्राफिकल लोकेशन था, वहाँ पे ऐसा कोई एक सेंट्रल बिल्डिंग या फिर सेंट्रल एरिया बना नहीं था, और हर एक विषय के जो तज्ञ आचार्य थे उनके आश्रम बना के वहाँ पे रहते थे, और जो विद्वान स्टूडेंट वहाँ पे जाते थे वो अपने अपनी तरीके से अपना इंटरेस्ट लेके वहाँ पे पढ़ते थे। पाठ्यक्रम बना नहीं था, कोई भी वेतनभोगी शिक्षक वहाँ पे नहीं था। ये चीज़ें सिर्फ हमें लिखनी है। तो प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में अगर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो इसी लाइन में हमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सभी जो है कला से संबंधित, साहित्य संबंधित और वास्तुकला, इनको हमें अच्छी तरह से समझ लेना है। जैसे सिंधु काल है, उसमें वैदिक काल, मौर्य काल, उसी के बाद में कुषाण काल है, मथुरा, अमरावती, गुप्त, अजंता, बादामी, एलोरिया, इस तरह से पूरा इतिहास में हर जगह पे हमें 3 चीज़ों को देखना है। एक आर्ट, जिसमें हम संगीत और बाकी चीज़ों को देखेंगे। दूसरा साहित्य, इस आर्ट में हम मूर्ति कला को भी लेंगे। उसके बाद में साहित्य, जिसमें ये संस्कृत साहित्य है, वैदिक साहित्य है, बौद्धकालीन साहित्य है, मौर्यकालीन साहित्य है, गान, और इस तरह से जो साहित्य की रचनाएं की गई है इन सभी को। और वास्तुकला में हम सभी इमारतें, किले, मंदिर, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे हम कवर करना चाहेंगे। तो इन चीज़ों में जो बारीकियाँ है, सिर्फ आप उनको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें कि ये उसमें क्या क्या बारीकी है। जैसे कि हम अगर गुप्तकालीन वास्तुकला के बारे में बात करें तो हमें सबसे पहले प्रश्न आ जाता है कि गुप्त काल में ऐसी कौन सी वास्तुकलाएँ हैं। तो हमें तुरंत समझ में आता है कि गुप्त काल की जो वास्तुकला है, वहाँ पे जो मंदिर वगैरह बने हैं वो एक तरह से ईंट से बने हुए हैं। तो वहाँ पे वास्तुकला में इतना बड़ा योगदान नहीं दिखता। तो ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि गुप्त काल जो है सुवर्ण युग के नाम से जाना जाता है, फिर भी वहाँ के उस पीरियड की वास्तुकला जो है वो बाकी प्राचीन भारत के काल से बहुत ही भिन्न है, और उसमें इतना प्रभाव नहीं दिखता। उसके कारण बताइए। इस तरह से प्रश्न आ सकता है, क्योंकि गुप्त काल में जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, वास्तु स्थापत्य हुआ है, वो पत्थरों से ना होके ईंटों से बने हुए हैं। वहाँ पे मंदिर वगैरह जो बने हुए हैं वो ईंटों से बने हुए। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी फोकस करनी है, और किसी भी कला को धर्म के साथ थोड़ा जोड़ने की कोशिश करें कि बौद्ध धर्म जो है उसने इस साहित्य और वास्तुकला से अपने धर्म को
कैसे बढ़ाने की कोशिश की, जैन वास्तुकला कैसे, जैसे हम देखते हैं कि जो एलोरा है या फिर गुफा चित्रकारी है, इनमें अपने अपने धर्म के प्रभाव कैसे बनाए गए हैं। तो थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक इसको अगर हम पढ़ ले, समझ ले, और हर टॉपिक पे अगर 100 से 150 शब्द या फिर 200 शब्द के अगर हम नोट्स निकाल लेंगे तो कैसे भी प्रश्न आया फिर भी हम उसका उत्तर अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो आप कोशिश यही कीजिए कि हर टॉपिक पे आपके 100 वर्ड्स लिखने की कोशिश करें, नोट्स बनाने की कोशिश करें, और जितने चीज़ें आप पढ़ सकते हो पढ़े। आपके पास जो एनसीईआरटी की किताब होगी उसको पढ़ने के बाद अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप गूगल पे भी, विकिपीडिया से भी ये चीज़ें बेसिक पढ़ सकते हो। तो वहाँ से भी आपको ये अच्छी तैयारी हो जाएगी। और इसको सिलसिलेवार यानी कि सिंधु कला से शुरू करते हुए पूरा आधुनिक काल तक इसको अच्छी तरह से पहले सिलेबस स्ट्रक्चर बना ले, क्या क्या हमें करना है, साहित्य में क्या करना है, वास्तुकला में क्या करना है और मूर्तिकला में क्या करना है। ये सभी चीज़ें अगर हमने एक बार बना ली तो इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं, जनरल स्टडीज़ है। इसमें प्रश्न की मांग को पहले समझना है, प्रश्न क्या पूछा गया है। तो जब अगर हमने उन चीज़ों को पढ़ रखा है तो ज़रूर उसका प्रश्न हमें तुरंत समझ में आ जाएगा। तो ये था आज प्राचीन भारत के बारे में। अभी तक जो 2014 से 2019 तक जो आए हुए प्रश्न थे, उन प्रश्नों को कैसे समझा जाए और कैसे उसके उत्तर लिखा जाए, इस बारे में लिखा था। अगर आपको इसमें अगर कोई डाउट हो या फिर और कोई सवाल आपका हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल सकते हैं। और प्रश्न यूपीएससी की जो प्रश्न पत्र की मांग है, डिमांड, उसको कैसा समझे, इस बारे में मैंने इससे पहले वीडियो बनाया हुआ है। उसकी लिंक भी कमेंट बॉक्स यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे आप ज़रूर क्लिक करके उस बात को समझ सकते हैं। और बार बार सिलेबस और प्रश्न पत्र को समझे, उसी के बाद आप कंटेंट पढ़ने की कोशिश करें जो कि आपको फोकस स्टडी रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। और अगला वीडियो अगर आपको चाहिए, जैसे कि हम अभी प्राचीन भारत का भी संस्कृति वाला पार्ट देखा, उसके बाद में हम अगला जो पार्ट है उसे देखने की कोशिश करेंगे। उस पर आए हुए प्रश्न जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से हमें सभी सब्जेक्ट ख़त्म करने हैं, तो थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा प्रिपरेशन करने में। और इन सर्विस ये सब संभाल रही है, इसलिए थोड़ा वक्त में लग सकता है। फिर भी कोशिश यही रहेगी कि आपको जो बेस्ट है वो देने की कोशिश करें। और आपके दोस्त को अगर ये वीडियो लगता है तो उन्हें शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।